कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मशरूत, डिपेंडेंट। कंटिंजेंट का मतलब है कि जो किसी के ऊपर डिपेंड करता हो। अभी हमने ये वर्ड पढ़ा था कि अगर कोई शर्त रख दी जाए तो वो कंटिंजेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आपने वादा किया होता है कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इफ समथिंग कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसे करूंगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसे करूंगा, अगर मेरा माल आ गया तो मैं आपको सप्लाई करूंगा, अगर नहीं आया तो नहीं सप्लाई करूंगा। कंटिंजेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्यूचर इवेंट पे। क्या वो इवेंट सर्टेन है? इवेंट भी अनसर्टेन है भी फ्यूचर, तो शर्त भी तो यही होती थी। शर्त में उस इवेंट का ताल्लुक नहीं होता था इनसे। इसमें जिस बंदे का अपना बहरी जहाज आना है वो कह रहा है अगर मेरा बहरी जहाज आ गया तो मैं आपको माल सप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब है वो इवेंट कोलैटरल है, कनेक्टेड है। तो अगर किसी इवेंट के होने या ना होने से कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को खास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये कहलाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये वैलिड तब होता है जब वो इवेंट हो जाए, और अगर वो इवेंट ना हो तो ये वैलिड नहीं होता। इसमें डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। चार बातें हैं। वी विल डू समथिंग इफ समथिंग डज हैपन, वी विल डू समथिंग इफ समथिंग does not happen, we will not do something if something does happen, we will not do something if something। एक एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी से कहा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया तो मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल सप्लाई करूंगा। इफ समथिंग डज हैपन आई विल डू समथिंग। अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया तो मैं तुम्हें लोकल माल सप्लाई करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग इफ समथिंग डज नॉट हैपन। अगर मेरा बहरी जहाज आ गया तो मैं तुम्हें लोकल माल सप्लाई नहीं करूंगा। नॉट टू डू समथिंग इफ डज हैपन। अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया तो मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल सप्लाई नहीं करूंगा। तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, चारों तरह की लैंग्वेज हो सकती है। इवेंट होने या ना होने पे मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। तो जब भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो किसी इवेंट पे डिपेंडेंट है, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे वरना नहीं करेंगे। अक्सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है अगर गवर्नमेंट ने हमें अवार्ड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट तो हम आगे चलेंगे, अगर फलाना हो गया तो हम आगे चलेंगे, अगर उस दिन ये इवेंट हो गया तो हम आगे चलेंगे। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है किसी इवेंट पे, किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले कि आप परेशान हो और इसमें और वेजरिंग में फ़र्क ढूंढने की कोशिश करें, मैं ही इसके फ़र्क आपको बता देता हूँ। पहला फ़र्क जो कि इंतहाई वहियात सा फ़र्क है, कंटिंजेंट वैलिड है और वेजरिंग वॉइड है। भाई ये तो इसका इफेक्ट है ना, ये फ़र्क तो ना हुआ, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक लाइन आइटम बढ़ाने के लिए कोशिश की कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेजरिंग वॉइड होता है। कंटिंजेंट में पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है, मेरा बहरी जहाज आए या ना आए ताल्लुक है, मैं इंपोर्टेड सप्लाई करूं या लोकल सप्लाई करूं। बहरी जहाज नहीं आया तो मेरा ताल्लुक है उस बहरी जहाज के आने ना आने से। लेकिन बंदरगाह पे बैठे हुए दो बंदे साइड पे एक दूसरे से कहें कि अगर इम्तियाज का बहरी जहाज आया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब ये वेजर है। बहरी जहाज आना हमेशा अनसर्टन है, कभी भी डूब सकता है, लेकिन मेरा बहरी जहाज के आने से डायरेक्ट ताल्लुक है, मेरा रियल इंटरेस्ट है। उन दो का रियल इंटरेस्ट है नहीं, उनका एक ही इंटरेस्ट है कि आ गया या ना आया तो पैसे देने पड़ेंगे, वो जो शर्त लगाई हुई है। तो पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट एक्सेप्ट फॉर द विनिंग और लूजिंग द अमाउंट। पार्टीज का उस इवेंट के होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं सिवाय पैसे लगे हुए। जबकि कंटिंजेंट में पार्टीज का ताल्लुक है। वो अनसर्टेन इवेंट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में सिर्फ कनेक्टेड है, वन ऑफ द कंडीशन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी शर्तों में से एक शर्त हो सकती है अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसे करूंगा। जबकि वेजरिंग में सिर्फ एक ही चीज होती है, सिर्फ शर्त होती है, यानी इसमें और कोई चीजें नहीं होती। जबकि कंटिंजेंट एक कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा हो सकता है। याद है हमने कहा था ऑफर कंडीशन हो सकती है। देन ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, कंटिंजेंट प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस है। शर्त में तो होता है एक बंदे ने जोश में आके कहा अगर बहरी जहाज आया मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, चाहे आगे से अगला बंदा पलट के ना कहे कि अच्छा मुकाबले में मैं भी दूंगा। शर्त वन साइडेड भी हो सकती है, लेकिन
कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट चूंकि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहते हैं प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, यानी अगर एक ने कहा मेरा बहरी जहाज आया तो मैं तुम्हें माल दूंगा, तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरा कुछ नहीं कर रहा, दूसरे ने भी कहा है कि अगर तुम्हारा बहरी जहाज आने पे तुम मुझे माल दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा टू साइडेड होगा। वेजरिंग एग्रीमेंट वन साइडेड भी हो सकता है, टू साइडेड भी हो सकता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में शर्तों में से एक शर्त हो सकती है कंटिजेंसी, जबकि वेजरिंग में होता ही सिर्फ वो शर्त है। कंटिजेंट में पार्टीज का ताल्लुक होता है इस इवेंट पे, वेजरिंग में पार्टीज का उससे कनेक्शन नहीं होता। कंटिजेंट वैलिड होता है और वेजरिंग नॉट वैलिड होता है। 4 एक्सेप्शंस बहरहाल उसकी हैं, उन 4 एक्सेप्शंस में वो वैलिड होता है। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, यानी कि आपने कहा कि अगर मेरा कार्गो, अगर मेरा सामान बहरी जहाज से आने वाला, अगर मेरा कार्गो पहुंच जाता है तो मैं तुम्हें माल सप्लाई करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस दिन लीगल शक्ल इख्तियार करेगा? जब वो माल आ जाएगा। और किस दिन लीगल शक्ल इख्तियार नहीं करेगा? जब वो नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी अब हम उसके ना आने का क़यामत तक इंतजार नहीं करेंगे। अगर इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और अगर आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो रूल्स यही हैं, सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड, और इफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। जुमले थोड़े उलझे हुए हैं लेकिन बात बड़ी सीधी सी है। अगर एक चीज किसी इवेंट के होने पे डिपेंडेंट है तो होगी तो वैलिड है, और अगर इम्पॉसिबल हो जाएगी तो वॉइड है। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अब अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने की बात नहीं हो रही, ना होने की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया तो मैं तुम्हें लोकल माल सप्लाई कर दूंगा। तारीख नहीं बताई, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने टाइम नहीं बताया। मैंने कहा अगर मेरा बहरी जहाज ना आया तो मैं तुम्हें माल दूंगा। तो कब देंगे उसे माल? जब बहरी जहाज नहीं आएगा। किस दिन बहरी जहाज नहीं आएगा? आपने टाइम तो बताया ही नहीं, आपने बताया ही नहीं। आपने कहा अगर मेरा बहरी जहाज ना पहुंचा तो फिर मैं तुम्हें माल सप्लाई करूंगा। तो बहरी जहाज क़यामत तक इंतजार करते रहेंगे अगर वो ना पहुंचा। तो अगर आपने कहा है कि उसके ना होने पे, तो ये एक ही सूरत में वैलिड होगा, जब वो चीज इम्पॉसिबल हो जाए। अगर वो इम्पॉसिबल हो गया, अगर बहरी जहाज डूब गया तो अब कंफर्म पता है कि उसने नहीं आना, अब आपका ये इवेंट वैलिड है। अदरवाइज जो है ये तब तक वैलिड नहीं हो सकता जब तक कि वो इवेंट होने का चांस रहे। क्योंकि हमने कहा कि वो अगर नहीं हुआ तो फिर इस तरह से चलेगा। तो सेकंड वाले में सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। अब पहले कभी भी नहीं आप इसे कर सकते, जब वो इम्पॉसिबल होगा उसी वक्त आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डन। इसमें एक तीसरी कैटेगरी है। तीसरी से पहले मैं चौथे और पांचवे का डिस्कशन कर लूं, फिर हम एंड पे इसकी तरफ आते हैं। ये इस चैप्टर में जिसके ऊपर टेक्निकल डिस्कशन है वो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम फोर्थ से आगे चले जाएं। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। ये पहले जैसा रूल है। पहला रूल था कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग, इधर हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग विद इन टाइम। मैंने कहा अगर 3 दिन में मेरा सामान आ गया तो मैं तुम्हें सप्लाई कर दूंगा। तो अब अगर 3 दिन में सामान आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर 3 दिन गुजर गए और सामान नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब यहां इम्पॉसिबिलिटी की बात नहीं होगी, यहां टाइम गुजरने को इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर मैं कहूं कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, अगर 4 दिन तक मेरा बहरी जहाज बाहर से नहीं आया तो मैं तुम्हें लोकल माल सप्लाई कर दूंगा। तो अगर 4 दिन गुजर जाएं और वो बहरी जहाज ना पहुंचे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। और अगर वो 4 दिनों में भी डूब गया तो भी वैलिड, और 4 दिनों में अगर आ गया तो वॉइड। तो ये कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं है, किताब ने इसको एक रूल बना के पेश किया। बड़ी बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। नीचे एग्रीमेंट कंटिजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, ये तो हमने बात की थी कि जो एग्रीमेंट इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो वैसे ही वैलिड नहीं होते। तो ये हमेशा वॉइड होगा। जब भी आप एक ऐसा एग्रीमेंट रखेंगे जिसमें शर्त वो हो जो इम्पॉसिबल हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर लाहौर कलंदर्स जीत गया PSL, अब इतने इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर तो नहीं ना मतलब चलता काम, या जीत जाएगा कभी ना कभी।
जी अभी तो हमने पढ़ा था डिफिकल्टी और इम्पॉसिबिलिटी में फर्क है, कोई बात नहीं, हिम्मत रखें, कभी ना कभी जीत जाएगा। अगला पीएसएल कब है? पेपरों के बाद है ना, शुक्र है। अगले पेपरों के साथ है, पेपरों से पहले साथ साथ चल रहा होगा। चलो शुरू के 1-2 मैच बंदा छोड़ देता है पेपर देने के लिए, है ना, वाइस वर्सा तो नहीं ना, करेक्ट। चले, लोग कई दफ़ा बड़े जज्बाती होते हैं, पिछले दिनों वर्ल्ड कप को लेके बहुत जज्बाती थे, हर दिन एक अलग कैलकुलेशन निकाल के बैठे होते थे। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को इतने रन मारे और इंग्लैंड बांग्लादेश के साथ ये करे और इंडिया वालों से बल्ले छीन के भाग जाएं और ऑस्ट्रेलिया वालों को गोली मार दें तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इतनी कैलकुलेशन, ऊपर से गलती भी ये लगी थी कि 92 वाले वर्ल्ड कप वाली बातें हो रही हैं सारी। तो ठीक है, 92 में पहुंचा था इंग्लैंड वर्ल्ड कप में, फाइनल में पहुंचा था इंग्लैंड, ठीक है, इतना तो हो ही गया जी। वापस आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। ये सबसे टेक्निकल और मजेदार पॉइंट है। अगर आपने एक लिविंग पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर चीजों को कंटिजेंट कर दिया, यानी आपने कहा अगर वो शख्स ऐसा करेगा तो फिर ये चीज इस तरह से है, और अगर उस शख्स ने वैसा ना किया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर उस शख्स ने वैसा ना किया और कुछ ऐसा किया जिससे वो वैसा ना कर सके, किताब ने तकरीबन अल्फाज ऐसे ही इस्तेमाल किए कि अगर आपने एक शख्स के कंडक्ट के ऊपर रखा कि ये बंदा अगर ऐसे बिहेव करेगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट यूं होगा, और वो शख्स कुछ ऐसे बिहेव करे या कुछ ऐसा एक्ट करे जिसके बाद वो वैसा ना कर सके जैसा आपने तय किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अल्फाज मजे के हैं, द इवेंट शेल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग, जब वो शख्स कुछ ऐसा करता है विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल, जो इस चीज को इम्पॉसिबल बना दे, दैट ही शुड सो एक्ट, कि वो वैसा करेगा विद इन एन डेफिनेट टाइम और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिजेंसी, किसी खास टाइम या फर्दर कंटिजेंसी में अगर ऐसा करने का चांस नहीं है तो अब वो वैसा नहीं करेगा। थोड़ी सी मुश्किल सिनेरियो है, इसकी हम टिपिकल एग्जांपल देखते हैं। एक दादा, बाप और पोता। दादा, अल्लाह करे मैं ड्राइंग बना सकूं। डी फॉर दादा, बी फॉर बेटा और पी फॉर पोता। वाह, पोते ने बेटे से यानी कि बाप से, वाह बाप भी और बेटा भी, कमाल हो गया। तो पोते ने बाप से कहा कि अब्बू जी मेरे सारे दोस्त मुझे चढ़ाते हैं, वो कहते हैं हमारे अब्बू ने हमारे नाम पे इतनी प्रॉपर्टी रखी है, ये फलाना प्लॉट हमारे नाम पे है, आप क्यों नहीं मेरे नाम पे कोई प्लॉट रखते? बाप ने कहा बेटा मुझे यही शिकायत मेरे बाप से भी है, मेरे बाप ने मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी। चलो मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर मेरे बाप ने मुझे प्रॉपर्टी दे दी तो तुम्हारा बाप तुम्हें प्रॉपर्टी दे देगा। मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे दूंगा अगर दादाजी ने मुझे प्रॉपर्टी दे दी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट हो गया दादाजी के एक्शन पे। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस दिन वैलिड होगा? जिस दिन दादाजी जो है वो बेटे जी को प्रॉपर्टी दे देंगे, उस दिन बेटा जी जो है वो पोते जी को प्रॉपर्टी दे देगा। मगर दादाजी ने B2 बेटे नंबर 2 को प्रॉपर्टी दे दी। दादा ने कुछ ऐसा किया कि अब वो वैसा नहीं कर सकता जो उसे करना चाहिए था। बात समझ आई? अब अंग्रेजी फिर से पढ़ते हैं। द इवेंट शेल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन कौन है? दादाजी डज एनीथिंग, यानी कि एक और बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, विच रेंडर इट इम्पॉसिबल, जो इस चीज को इम्पॉसिबल बना दे, दैट ही शुड सो एक्ट, कि अब वो इस बेटे को प्रॉपर्टी दे। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट दादाजी के एक्शन पे डिपेंडेंट है और दादाजी उस एक्शन के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन करें जिसके बाद अब दादाजी वो वाला एक्शन रिपीट ना कर सके जिस एक्शन पे आपने डिपेंडेंट रखा था कॉन्ट्रैक्ट, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। दादाजी के इस एक्शन पे B2 को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो गया वॉइड। थोड़ी सी मुश्किल बात है, टेक्निकल जुमला है, लेकिन ये जुमला अब आपको समझ आना चाहिए कि अगर हमने किसी शख्स के ऊपर कंटिजेंट रखा है कि वो ऐसा करे तो फिर ऐसा होगा, और वो कुछ इसके मुखालिफ कर बैठे,
और अब वो वाली बात कर ही ना सके जो कि उसने वादा किया था। जैसे इस केस में वो प्रॉपर्टी ही अगर बाप के भाई को ट्रांसफर हो गई तो वो प्रॉपर्टी वापस तो इसे नहीं मिलने वाली। हाँ, बहुत ही रिमोट अजम्पशन लें तो हो सकता है आगे जाके वो B2 जो है वो B1 के हालात परेशान देख के खुद ही दादे के पास जाके कहे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको फिर से ट्रांसफर करता हूं, आप इसको दूसरे बेटे को ट्रांसफर कर दें। तो अगेन अगर इतनी ज्यादा रिमोटनेस है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी हमने कहा फर्दर कंटिजेंसीज भी हो सकती हैं। ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डिफरेंट टाइम और अदरवाइज देन अंडर। अगर फर्दर कंटिजेंसी इतना आगे चले जाए तो फिर मामला थोड़ा सा अजीब सा है। यानी कॉमनली सामने नजर आ रहा है कि सामने का मतलब ये है कि उसने वो प्रॉपर्टी दे दी अपने किसी और बेटे को, अब वो इस बेटे को प्रॉपर्टी नहीं देगा। हो सकता है ऐसा हो जाए, वही वाली बात ना कि इंग्लैंड ऐसा कर दे और श्रीलंका वैसा कर दे और फलाना ऐसे कर दे और फलाना ऐसे कर दे, तो ये उस तरह की कंटिजेंसीज बन जाती हैं। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो इस पॉइंट में, इस पूरे चैप्टर में सबसे जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है, इसको आप अगर अच्छी तरह से समझ लें तो यहाँ पे मसला हल हो जाता है। बाकी सवाल तो आप साथ साथ नोट कर ही रहे हैं। अल्लाह करे आखिरी दिन